नवंबर का महीना दस्तक दे चुका था। ठंडी हवाओं के कारण धीरे धीरे सर्दियों की लहर चलना शुरू हो गई थी। अंजलि और उसकी जुड़वा बहन मंजली सुबह बिस्तर पर लेटी हुई एक दूसरे से चादर की खींचातानी में लगी हुई थी। तभी चादर को अपनी तरफ खींचते हुए अंजलि कहती है, क्या कर रही है? चादर दे, मुझे ठंड लग रही है। हाँ तो मुझे कौन सा गर्मी लग रही है, मुझे भी तो कपकपी महसूस हो रही है। चादर मत खींच। जब ठंड लग रही है तो दूसरी कोई चादर निकाल लेना, छोड़ इसे। मुझे क्या कह रही है, तू निकाल लेना आलसी कहीं की। छोड़ चादर। नहीं तू छोड़। दोनों की बहस यूं ही चल रही थी कि तभी आरती की थाली लिए कमरे में ज्योत दिखाने के लिए उनकी माँ चित्रा वहाँ भगवान का नाम लेती हुई आती है। हरिओम हरिओम हरिओम। हे भगवान, ये बिस्तर पर कौन सी कुश्ती लड़ रही थी तुम दोनों? माँ ये चादर नहीं दे रही। तुम दोनों शक्ल से ही नहीं अकल से भी जुड़वा हो। मतलब कौन से जन्म में समझदार बनोगे तुम दोनों? अभी चादर और बिस्तर दोनों छोड़ो और फ्रेश हो जाओ। माँ वैसे ठंड शुरू हो गई है, आप ना कंबल और रजाई निकाल ही लो। हाँ माँ, आधी रात को अचानक ही ठंड लगने लगती है। हाँ तो नवंबर आ गया है ना, सर्दी तो लगेगी ही। आज यही काम करूंगी, सर्दियों के कपड़े कंबल रजाई सब निकाल कर सुखाने के लिए रख दूंगी। अब मेरा मुंह मत देखो, उठो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं। तभी चित्रा पूरे कमरे में आरती दिखाने लगती है और दोनों जुड़वा बहनें कमरे से बाहर चली जाती हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ सर्दियाँ भी बढ़ने लगती है। एक रोज अंजलि रात के समय घर आती है और आते ही सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अब आई है तो पहले मुंह हाथ धो ले। माँ मुझे ठंड लग रही है, आप ना जल्दी गर्मा गर्म खाना लगा दो। क्यों, तू पार्टी से खाकर नहीं आई क्या? अरे पार्टी में बस जूस और स्नैक ही थे, भला उससे किसी का पेट कैसे भरता? क्यों, मेरे लिए आज खाना नहीं बनाया क्या? बनाया है पर ठंडा हो गया है, रुक मैं गर्म करके लाती हूँ। अच्छा माँ, आपने रजाई निकाल दी ना? आज तो मैं रजाई में ही सोने वाली हूँ। हाँ निकाल तो दी है, लेकिन क्या माँ? कुछ नहीं, मैं खाना लेकर आती हूँ। तभी चित्रा रसोई की तरफ चली जाती है और कुछ देर में खाना खाने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में पहुँचती हैं और बिस्तर पर बिछी आधी रजाई को देखकर दोनों फट से बिस्तर की तरफ भागती है और मंजली पहले बेड पर जाकर रजाई को ओढ़ लेती है। बेचारी अंजलि बिना रजाई के बेड पर बैठ जाती है। क्या यार, माँ भी ना हमारी बचपन की रजाई को जवानी में हमें ओढ़ने के लिए दे रही है। ओए मुझे भी रजाई में घुसने देना। अरे ये रजाई जब पूरे बेड पर नहीं आ रही तो हम दोनों इसमें कहाँ से आ जाएंगे? तू कम्बल ले ले बहन। अरे कम्बल में रजाई जितनी गर्माहट नहीं होती है ना। देख, चादर की तरह हम रजाई भी खींचातानी करें, इससे तो अच्छा है कि हम में से कोई एक ही इसे ओढ़कर चैन की नींद सो जाए, जो कि मैं सोने वाली हूँ। अरे अरे ऐसे कैसे? ये रजाई हम दोनों की है, सोएंगे तो रजाई में एक साथ ही, वरना चद्दर और कंबल से काम चलाना पड़ेगा। ओ माना ये हमारी रजाई है, लेकिन अभी ये रजाई हम दोनों को समेट नहीं सकती ना। हम दोनों इसमें समा सकते हैं, इसीलिए फालतू की जिद मत कर। ठीक है, मर तू रजाई में, मैं माँ से नई रजाई खरीदने को कहूँगी। हाँ, तेरे कहने से जैसे घर में नई रजाई आएगी, है ना? तभी मंजली आराम से रजाई ओढ़कर सो जाती है, तो वहीं अंजलि चादर ओढ़कर बेड के दूसरी तरफ सोती है और अगले दिन उठते ही अपनी माँ से घर में नई रजाई लाने की बात कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। चित्रा भी इस बात को जानती थी, इसीलिए वो नई रजाई के लिए उसे मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद घर के काम से समय निकालकर नई रजाई बनवाने के लिए वो दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब ये डबल बेड की रजाई बनवानी है। अरे हाँ बिल्कुल बना देंगे। बताइए, पुरानी रजाई देकर रजाई बनवानी है या सीधे नई रजाई चाहिए? पुरानी रजाई है तो सही, लेकिन वो थोड़ी छोटी है। अरे कोई नहीं, आप ले आइएगा, उसकी रुई निकाल के उसमें ज्यादा रुई मिलाकर डबल बेड की रजाई तैयार करके दे देंगे हम आपको। और हाँ, लेकिन ना कुछ पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे आपको। अच्छा, वैसे खर्चा आएगा कितना? रजाई के साथ 100 और कवर भी अगर लेना है आपको तो पूरे 1200 रुपए के पड़ेंगे। ओहो, रजाई बनवाने भी कितना महंगा हो गया है। और वैसे भी सर्दियाँ शुरू होती नहीं है कि रजाई कंबल वालों के भी भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कल पुरानी रजाई लेकर आती हूँ मैं। ठीक है बहन जी। तभी चित्रा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन पुरानी रजाई देकर नई बड़ी रजाई बनाने को कह देती है। ठीक 2 दिन बाद उसकी पड़ोसन विनीता अपने घर से कंबल लेकर आती है और चित्रा को टोकते हुए कहती है,
अरे चित्रा, जरा अपनी छत पर मुझे कंबल तो सुखाने दे। क्यों विनीता, तेरी छत पर सूर्य देवता दर्शन नहीं देते क्या? अरे मेरी छत है ही कितनी सी, चारों दीवारों और तारों पर सर्दियों के कपड़े डाल दिए सूखने को, इसलिए तेरे यहाँ आई हूँ। ठीक है, मैं सुखा दूंगी। मेरे घर में भी अभी सब कंबल से ही काम चला रहे हैं। क्यों, रजाई खरीदने के पैसे नहीं बचे क्या? अरे दोनों बहनों के लिए नई नई रजाई बनवा रही हूँ। पुरानी वाली छोटी पड़ जाती है, दोनों आ नहीं पाते उसमें। वो बात कर ही रही थी कि तभी मंजली वहाँ आती है और विनीता के हाथ में कंबल को देखकर कहती है, अरे देखो, मैं माँ से रजाई के बारे में ही पूछने वाली थी। अभी आंटी, वैसे आप हमारी रजाई लेकर क्यों आई? अरे अंजलि बेटा, अपनी आँखों पर चश्मा लगा, ये रजाई नहीं कंबल है, वो भी तेरा नहीं मेरा। अच्छा, वैसे मैं मंजूली हूँ, अंजलि नहीं। कभी तो सही बोला करो। अरे अभी तुम जुड़वा बहनें एक जैसी दिखती हो तो मैं क्या करूँ? अरे विनीता बहन, क्या बातों में पड़ गई तुम भी। लाओ, मुझे कंबल दो और तुम जाओ। तभी विनीता चित्रा को कंबल पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ते का समय बीतता है, लेकिन उनकी रजाई अभी तक बनकर नहीं आती। तो दोनों बहनें अपनी माँ को सुनाती हुई कहती हैं, माँ, आप ये बता दो कि ये सर्दियाँ निकल जाएंगी तब हमारी रजाई आएगी। हाँ माँ, कब तक कंबल से काम चलाएंगे हम? अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? मैं कौन सा तुम्हारी रजाई ओढ़कर सर्दियाँ काट रही हूँ? अब जब तैयार ही नहीं हुई है तो रजाई तो मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, कल हम दोनों ही जाकर उस रजाई वाले को सुनाएंगे और साथ ही रजाई लेकर आएंगे। क्यों मंजूली? हाँ अंजलि। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है तो अंजलि जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर अपने सर पर एक भारी सी रजाई लिए खड़े आदमी को देखती है। ये लीजिए आपकी रजाई, मालिक ने इसी पते पे पहुंचाने के लिए कहा था। मंजूली, अपनी रजाई आ गई। उसकी आवाज सुनते ही मंजली और उसकी माँ वहाँ आती है और फर्श पर पड़ी रजाई को देखकर अंजलि के साथ साथ मंजली की आंखें भी चमक जाती है और फिर दोनों जुड़वा बहनें साथ में रजाई को उठाकर वहाँ से कमरे में ले जाती हैं और उस दिन दोनों रजाई में आराम से सोती हैं। आधी रात को जब चित्रा पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी तो नींद में रसोई की जगह अपनी बेटियों के कमरे में जाकर लाइट ऑन कर देती है तो देखती है कि आधी रजाई जमीन पर गिरी हुई है और दोनों बहनें आधी रजाई में ही सिमट कर सो रही हैं। ये नजारा देखकर चित्रा अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, बताओ, जब ऐसे ही सोना था तो पुरानी रजाई में क्या कमी थी? इन जुड़वा बहनों की रजाई बनवाकर तो मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। निशा ने अपनी पसंद के लड़के मेहुल से शादी करके अपनी ससुराल में कदम रखा था, जहां उसके आते ही दरवाजे पर खड़ी औरत उसको देखकर बोलती है, आओ आओ बेटा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। निशा उस औरत को देखकर मेहुल की तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, मेहुल, ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन की छोटी बहन के भाई के पापा की पत्नी है। मतलब कोई दूर का रिश्ता है क्या? मतलब बेटा, मैं तेरे ससुर की बीवी, तेरे पति की माँ और तेरी सास हूँ। ओ सासू माँ, हद है। बातों को ऐसे गोल गोल घुमाना जरूरी है क्या? सीधे सीधे नहीं बता सकते? निशा पैर छूकर अपने ससुराल में आती है, जहां उसकी सास उसे कहती है, बहू, जा जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, मैं वहीं पर कुछ खाने को भिजवाती हूँ। जी माँ जी। अच्छा माँ जी, कमरा कहाँ है? अरे मैं बताता हूँ। यहाँ से ऊपर जाना, उसके बाद गोल गोल सीढ़ियाँ आएंगी, उस पर मत चढ़ना। सामने वाली बालकनी से उल्टे हाथ पर जाकर नीचे उतरना और अपने पीछे वाले हाथ पर देखना, वहीं कमरा होगा मेरा, उधर ही चली जाना। अच्छा, कुछ समझ तो आया नहीं, कहाँ जाना है। कोई नहीं, देखती हूँ मैं। निशा मेहुल के अनुसार ऊपर जाकर सीधा जाती है और इस भूल भुलैया जैसे घर में वो वापस से उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से गई थी। तभी शांति उससे बोलती है, वाह बहू, तू तो जल्दी आ गई अपने कमरे तक। कहाँ माँ जी, अभी तो मिला ही नहीं मुझे रूम। अरे बहू, ये तो रहा तेरे पीछे। अपने पीछे ही मेहुल का रूम देखकर निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाती है और दरवाजे को बंद करने के बाद बोलती है, हे भगवान, मैंने कोई गलती कर दी क्या मेहुल से शादी करके? अरे ये ससुराल है या भूल भुलैया? सिंपल से रिश्ते को इंट्रो देने के लिए ऐसे घुमा दिया इन लोगों ने मुझे। कुछ देर में निशा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़की हाथों में जूस का ग्लास लिए खड़ी थी और निशा को देखकर कहती है, हेलो, आपका इस घर में स्वागत है।
मैं हूँ। एक मिनट मैं बताती हूँ। तुम जरूर मेहुल की बहन होगी, उनकी बड़ी बहन के पिता की पत्नी की आखिरी औलाद। वाओ, आपने तो एकदम सही पहचाना, लेकिन आपने तो पूरा घुमा दिया। सीधा सीधा बोल लेती हैं आप कि मैं आपकी छोटी ननद हूँ। यहाँ सीधा सीधा बोलना अलाउड नहीं है। अरे अच्छा, आप ये जूस पी लो, माँ ने भेजा है, उसके बाद आप खाना खाने आ जाना। अच्छा, तुम्हारे भैया कहाँ है? वो रहे आपके पीछे। आशिका की बात सुनकर निशा जैसे ही पीछे मुड़ती है तो मेहुल को अपने पीछे देखकर हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है, आप यहाँ अचानक कैसे आए? अभी तक तो नहीं थे। अरे मैं तो यही था काफी देर से। तुम भी ना, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाने चलते हैं। बेचारी निशा जब से अपने ससुराल में आई थी, हर किसी की वजह से उसका सर घूम ही रहा था। अब बेचारी थोड़ा रेस्ट करके तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसको समझ ही नहीं आता कि डाइनिंग रूम तक कैसे जाए। वो सीधा जाती तो गार्डन में निकलती, ऊपर से जाती तो बालकनी में निकलती और वापस से नीचे आकर दाएं बाएं जाती, तो कभी घर के बाहर तो कभी घर के हॉल की तरफ निकल आती। इसी भूल भुलैया जैसे घर में काफी देर घूमने के बाद भी जब निधि को डाइनिंग रूम नहीं मिलता तो वो अपनी रूम के बाहर ही खड़ी रहती है। तभी वहाँ आशिका आकर कहती है, भाभी आप अभी तक आए नहीं खाना खाने, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे कम से कम बताओ तो आना कहाँ है? ये इतना बड़ा घर है, घूम घूम कर बाकी हिस्सा मिल गया, लेकिन डाइनिंग रूम नहीं मिल रहा। इतनी सी बात मुझसे पूछ लेती हैं आप। अरे देखो, आपके कमरे से सीधा निकलकर सामने वाली बालकनी के बगल में जो सीढ़ियाँ बनी है ना, वहाँ से ऊपर आकर पहले रूम के बगल में एक छोटी सी सीढ़ियाँ है ना, उससे नीचे उतरकर रसोई आएगी और उसके बगल में डाइनिंग रूम है। निशा आशिका की बातें सुनकर अपना सर पकड़कर कहती है, मुझे खाना नहीं खाना। इतना बोलकर निशा बेहोश हो जाती है। तभी आशिका उसको कमरे में लेटा देती है और अपने भाई और माँ को बुलाती है। निशा की हालत देखकर मेहुल डॉक्टर को बुला लेता है, जिसके बाद डॉक्टर घर में आता है और निशा को बेहोश देखकर बोलता है, इनको जरूर किसी चीज का स्ट्रेस हो गया है। आखिर बेहोश होने से पहले इनके साथ क्या हुआ था? अरे डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ था, वो भाभी को डाइनिंग रूम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि कहाँ है। बस उसको सुनने के बाद ही भाभी बेहोश हो गई। अच्छा, ऐसा क्या बताया था इनको? जरा दोबारा बताएंगी? जरूर डॉक्टर साहब। आशिका डॉक्टर को भी वही सब बताती है, जिसको सुनकर डॉक्टर को भी चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभालते हुए कहता है, देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी लगा कि आपका घर कुछ भूल भुलैया की तरह है। मानता हूँ आप लोगों को इसकी आदत हो गई है, लेकिन किसी और का सोचिए। कोई अगर आपके इस घर में बाथरूम ढूंढने निकल जाए तो उसे तो महीना लग जाएगा, और इसी वजह से निशा की ऐसी हालत हो गई है। तो डॉक्टर साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? ये मेरा बेटा है ना, इसके पिताजी यानी कि मेरे पति और मेरी बेटी आशिका के पिता को भूल भुलैया फिल्म बहुत पसंद थी, जिसके चलते उन्होंने अपने घर को भी भूल भुलैया बनाने की सोची और ऐसा घर बनवा डाला। शुरुआत में तो हम घुसते अपने कमरे में थे, निकलते पिताजी के कमरे से थे। इस घर की वजह से तो पड़ोसी भी हमारे घर में नहीं आते। एक बार तो 2 पड़ोसने माँ से मिलने आई थी, वो 1 घंटे तक हॉल में ही घूमती रही, क्योंकि वो जिस रास्ते से जाती वापस हॉल में ही निकल आती। इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, भूल भुलैया घर में होने से ना समय भी बहुत बर्बाद होता है। इसलिए आप एक काम करिए, इस घर में इंस्ट्रक्शन लगवा दें, ताकि जो भी जहाँ जाना चाहता है आराम से जा सके। डॉक्टर की बात सुनकर मेहुल को भी लगता है कि घर में इंस्ट्रक्शन लगवाना चाहिए। अगले दिन वो घर में कुछ आदमियों को बुलाकर काम पर लगा देता है। सुबह जब निशा को होश आता है तो वो घर में लोगों की चहल पहल देखकर कहती है, ये क्या मेहुल, ये लोग कौन है और ये क्या घर में ठोका ठाकी लगा रखी है? ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है मेरी जान। मैं इंस्ट्रक्शन लगवा रहा हूँ घर में आने जाने की, ताकि तुमको कोई परेशानी ना हो, तुम आसानी से किसी भी कमरे तक आ जा सको। ऐसे तुम भी कुछ टाइम में इस भूल भुलैया को पहचान जाओगी। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, मैं दोबारा कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है। निशा वापस से अपने कमरे में सोने चली जाती है और वो सीधा शाम के समय उठती है। तब तक घर का सारा काम करके लड़के जा चुके थे। निशा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि दीवार पर तो कुछ नहीं लिखा। ये देखकर वो बोलती है,
ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन लगवाई है मेहुल जो दिख नहीं रही? निशा के इतना बोलते ही उसको एक डरावनी सी आवाज आती है। कहाँ जाना है बताइए। हॉल में जाने के लिए इस तरफ आइए, किचन में जाने के लिए दाईं तरफ का रास्ता लीजिए। ये डरावनी आवाज सुनकर निशा बेहद ही डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है? सामने आओ। मैंने बोला कौन है? इधर आइए, हॉल की तरफ जाने का रास्ता इधर है। निशा ये डरावनी आवाजें सुनकर पगली सी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मेहुल, मेहुल बचाओ मेहुल। निशा की आवाज सुनकर मेहुल, शांति और आशिका उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? ये आवाज सुनो, कोई है घर में? अरे बहू कोई नहीं है, ये तो इंस्ट्रक्शन है ताकि तुम इस भूल भुलैया में भटको ना। आवाज थोड़ी डरावनी रखी है ताकि हॉरर वाली फीलिंग आए। मेहुल घर में वॉइस इंस्ट्रक्शन लगवा देता है, वो भी हॉरर वॉइस। ये सुनकर निशा हैरान होते हुए कहती है, क्या क्या कहा इंस्ट्रक्शन? हे भगवान। निशा इतना बोलकर एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर आशिका कहती है, लो जी, भाभी को तो अब ये इंस्ट्रक्शन भी पसंद नहीं आए। बेचारी निशा इस भूल भुलैया ससुराल में आकर इतनी परेशान हो जाती है कि होश में आने पर घर छोड़ने की बात कर देती है। लेकिन मेहुल उसको समझा बुझा कर रोक लेता है और पूरे घर में बोर्ड पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन लगवाता है, जिससे निशा को कोई परेशानी नहीं होती और वो भी समय के साथ इस घर में ढल जाती है।